जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है संघीय कार्यपालिका। दोस्तों, इस टॉपिक में हम कवर करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के बारे में। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है ये BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों, BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके यह मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं। इन नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक को समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे टॉपिक का मतलब है संघीय कार्यपालिका। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप अपने टॉपिक को समझ जाएंगे तो आपको चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, संघीय कार्यपालिका का मतलब है संघीय मतलब संघ में, कार्यपालिका का मतलब काम करना। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश को चलाना भी एक काम है। तो हमारे देश को जो चलाते हैं, जो चला रहे हैं, उनके कार्य मतलब कैसे काम करते हैं, उनको कैसे चुना जाता है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश को मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल इसे चलाता है। और ये लोगों के बारे में ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि इन्हें चुना कैसे जाता है, ये कैसे काम करते हैं, इनकी स्थिति क्या है, यह सब चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने बताया है कि राष्ट्रपति जी कैसे काम करते हैं, राष्ट्रपति जी चुने कैसे जाते हैं, उपराष्ट्रपति जी के बारे में बताया है। आज मैं मंत्रिमंडल के बारे में बता दूंगा। इसके बाद हम दोस्तों प्रधानमंत्री जी को भी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं मंत्रिमंडल के बारे में, और मंत्रिमंडल क्या है, यह सब चीज़ें आज हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे को पता है कि ज़्यादातर आपको पता होगा कि मंत्री क्या काम करते हैं, उनका काम क्या है। तो देखिए दोस्तों, मंत्री का मतलब नॉर्मली होता है कि किसी विभाग की देख रेख करना, उसे आगे बढ़िया बनाना, यह सब चीज़ें होता है। जैसे मान के चलिए एजुकेशन मिनिस्टर है, जो शिक्षा मंत्री है, उनका काम है शिक्षा को दिन प्रतिदिन बेहतर करना, शिक्षा के उस विभाग में शिक्षा को आगे बढ़ाना। रेल मंत्री का काम रेल के विभाग में है, तो इसे ही बोला जाता है मंत्री। तो जब कई सारे मंत्री मिलकर काम करते हैं उसे बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को कौन चला रहा है, मतलब हर एक पार्ट को, देश को कोई ना कोई मंत्री चला रहा है। तो कहीं ना कहीं इस देश को चलाने के लिए एक मंत्रिमंडल बहुत ज़रूरी है। तो इस देश की गाड़ी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल से ही चलती है। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में कई बार यह क्वेश्चन आता जाता है कि संघीय मंत्रिपरिषद का निर्माण, शक्ति, कार्य और स्थिति का वर्णन करें। तो ऐसे में आपको यह वाले नोट्स लिखने हैं, इसे समझना है और फिर आपको एक अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एक पैरा को समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो देखिए दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली आपको पता ही होगा, जहाँ पर लोग हम चुनकर भेजते हैं और हमारे चुने हुए लोग अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं और वह प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए काम करता है, उसे बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। जैसे हमारे भारत में है और इंग्लैंड में है। दोस्तों, दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति प्रणाली, जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल। ठीक है दोस्तों, मुझे एग्जैक्टली उसका हिंदी मतलब नहीं पता। तो उसमें क्या होता है कि अमेरिका में वो शासन है कि लोग सीधा अपना राष्ट्रपति चुन लेते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि चुनाव में सीधा राष्ट्रपति खड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसे बोलते हैं अध्यक्षात्मक, यस मुझे याद आ गया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो हमारे भारत में कौन सी है, संसदीय शासन प्रणाली। और संसद में क्या होता है, हमारे द्वारा चुने ही गए भेजे गए मंत्री वही मंत्री बनते हैं, मतलब हमारे द्वारा भेजे गए लोग ही मंत्री बनते हैं। तो मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का अध्यक्ष है। तो देखिए दोस्तों, अगर एजुकेशन मिनिस्टर चाहते हैं कि एजुकेशन में कोई बदलाव आए, ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति से भेजेंगे साइन करने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की मेन पार्ट कौन है, मेन कौन चला रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश को मंत्री लोग चला रहे हैं। आज के टाइम में जो रेलवे के अंदर अभी आपने, अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, वैसे तो आप न्यूज़ पढ़ा करिए, तो आपने देखा होगा कि हमारे रेलवे विभाग में नई नई ट्रेनें आ रही हैं। पढ़ा है ना दोस्तों आपने, तो नई नई ट्रेनें प्राइवेट की आ रही है। तो वो किसने फैसला लिया है, तो हमारे रेल मंत्री जी ने लिया है। तो रेल मंत्री जी ने किसी से पूछा है, राष्ट्रपति से, लेकिन काम कौन कर रहा है, वो हमारे मंत्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ये आपका संसदीय शासन प्रणाली है, तो इस देश को चलाने में मंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि मंत्रिमंडल
हमारे लोकतंत्र में बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, या वस्तु मान लीजिए, या फिर एक भाग मान लीजिए। तो मंत्रिपरिषद बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि संविधान में क्या कहा गया है। संविधान में लिखा है कि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के प्रयोग में सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही है राष्ट्रपति जी कोई कानून खुद नहीं बना सकते, पता है ना आपको। राष्ट्रपति जी सारे कानून पर साइन करते हैं। सारे कानून में उनकी मदद कौन करता है? राष्ट्रपति जी की। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जी की मदद प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति जी के पास सारी पावर है, राष्ट्रपति जी सारे कानून बनाएंगे, सब कानून पे बिना साइन उनके वो कानून पास ही नहीं होगा। लेकिन ये सब काम उनको कौन हेल्प करेगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बताते हैं कि रेलवे मिनिस्टर किसे चुनना है, एजुकेशन मिनिस्टर किसे चुनना है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी के पास जो पावर है अनुच्छेद 74 में, वो सारी पावर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के पास है। अगर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए, यहाँ पर बताता हूँ कि अभी जैसे कोयला, आपको पता है कि जो हमारे देश की जो कोल, जो हमारी वो मतलब कि कोयले का जो एक पूरा विभाग है, उसे प्राइवेट 100% एफडीआई में बदल रहे हैं। मतलब कि वहाँ पे पूरे की पूरी प्राइवेट में बदल जाएगा वो। तो ये फैसला किसने लिया है? जो उसके मंत्री हैं। तो उसके मंत्री ने किनको बताया? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने किसको बताया? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन तो कर दिया। क्या राष्ट्रपति जी की उन पर मर्जी चली? नहीं। तो उसका मतलब यही है कि ये संविधान में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति जी उस पर साइन करने के लिए, राष्ट्रपति जी की मदद के लिए प्रधानमंत्री है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री ही सब कुछ करेंगे, राष्ट्रपति जी को साइन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, मंत्रिपरिषद का मतलब आपको पता है। देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद का मतलब होता है मंत्रियों का एक समूह। मंत्रियों का एक समूह जिसमें कई सारे मंत्री हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नए चुनाव के बाद, एक मिनट दोस्तों, आप थोड़ा बोर हो रहे होंगे, एक बार हम पीछे से सारे को समझ लेते हैं, फिर दोबारा से समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों, मंत्रिमंडल का क्या काम है? आपको पता है, मंत्री का काम होता है अपने विभाग का ध्यान रखना। अब यहाँ तक हमने पढ़ा कि संविधान में मंत्री कैसे चुने जाएंगे, या राष्ट्रपति कैसे प्रधानमंत्री से पूछे बगैर कोई काम नहीं करेंगे। अब मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है, मतलब कौन मंत्री बन सकता है? क्या आप मंत्री बन सकते हो? क्या मैं मंत्री बन सकता हूँ? तो यहाँ पर यही बताइए कि मंत्री कौन बन सकता है। तो पहले बताया गया है कि पहले चुनाव होंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति किसे चुनते हैं? प्रधानमंत्री को। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री चुने गए या मंत्री, ये आप बताइए। तो देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री चुने आते हैं। तो जब भी नया चुनाव होगा, जब भी मतलब नया चुनाव मतलब अभी जो चुनाव हुए हैं या फिर आगे चुनाव होंगे, पहले चुनाव होगा, जो उसमें जीतेगा। जैसे इस बार कौन जीती? बीजेपी। और जो जीतेगा या नहीं जीता, या जिसने गठबंधन बनाया, या जो सबसे बड़ी पार्टी जीती है, जो पूरे बहुमत ना ला पाई, तो राष्ट्रपति उसे कहेंगे कि आप अपनी सरकार बनाइए बहुमत दिखा के। अगर वो सरकार बना लेते हैं तो उसमें जो उनके जो लोग चुनकर भेजेंगे वो प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। जैसे पिछली बार की अगर आप सरकार देखेंगे, नरेंद्र मोदी से पीछे वाली, मनमोहन सिंह जी वाली, तो वो गठबंधन में थी। तो उसमें क्या हुआ? सबसे बड़ी पार्टी कौन जीती थी? कांग्रेस। लेकिन पूरा बहुमत नहीं था। फिर उसने कई टीएमसी वगैरह कई पार्टियों से समर्थन लेके अपनी सरकार बना ली। तो उसके प्रधानमंत्री कौन बने? तो मनमोहन सिंह जी। तो पहले प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री जब बन जाता है तो जिस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं, राष्ट्रपति ने किसे चुना? प्रधानमंत्री को। उसी तरीके से प्रधानमंत्री मंत्रियों को चुनते हैं और राष्ट्रपति को बताते हैं कि इन्हें मंत्री रखो। तो देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रपति जी की मर्जी चली। क्या राष्ट्रपति जी मेरे को आपको प्रधानमंत्री बना सकते हैं अपनी इच्छा से? नहीं, वो उसे बनाएंगे जो पार्टी जीतेगी। तो सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? जो पार्टी जीतती है उसका अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष मतलब कि उस पार्टी को जो लीड कर रहा होगा, ठीक है, या उस पार्टी के जो हेड होगा बता देगा कि इसे प्रधानमंत्री बना दीजिए। फिर उसी तरीके से मंत्री में भी यही बात होती है। राष्ट्रपति जी किसी को भी मंत्री नहीं बना सकते। मंत्री वही चुनेंगे, वही मंत्री चुनेंगे, लेकिन पूछकर। किससे? प्रधानमंत्री जी से। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, उसी प्रकार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार करते हैं। तो
देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री से पूछे बगैर आप मंत्री नहीं बन सकते। तो किसी को भी मंत्री बनना होगा तो उसे पहले चुनाव जीतने होंगे, और फिर जीतने के बाद जो प्रधानमंत्री है वो सिफारिश करेंगे कि इसे इस विभाग का मंत्री बनाया जाए, तो फिर राष्ट्रपति जी उसे मंत्री बना देंगे। तो दोस्तों, मंत्री कैसे बनते हैं आपको पता चल गया। प्रधानमंत्री अन्य मंत्री की सूची राष्ट्रपति को देते हैं, एक लिस्ट दे देते हैं प्रधानमंत्री कि इसे राष्ट्रपति बना इन्हें सॉरी प्रधानमंत्री जी एक लिस्ट दे देते हैं कि इन्हें मंत्री बना दीजिए राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति उसी लिस्ट के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उसे मंत्री बनाते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमारे गृह मंत्री जी जो हैं अमित शाह जी, उन्हें किन्होंने बनाया? उन्हें प्रधानमंत्री जी ने बनाया कि भाई इन्हें आप होम मिनिस्टर बनाइए। तो ऐसे करके वो हर एक की लिस्ट देते हैं कि इन्हें मंत्री बनाइए, और राष्ट्रपति जी ही उन्हें बनाते हैं, लेकिन वो बिना पूछे प्रधानमंत्री के नहीं बना सकते। तो आइए दोस्तों, आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है। अब कह रहे हैं कि मंत्री बनने के लिए योग्यता निश्चित की गई है। तो देखिए दोस्तों, मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता है, कैसे एक बंदा मंत्री बन सकता है। तो पहली बात यह बताई गई है कि संसद का सदस्य होना चाहिए। तो पहली बात क्या है कि उसे संसद में जीत कर आना पड़ेगा, या उसे संसद में उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल करते हैं जो संसद के किसी भी सदस्य नहीं है, तो उसके लिए आवश्यक है कि 6 महीने के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य बनने, अन्यथा इस अवधि के समाप्त होने पर वह मंत्री नहीं बना रह सकता। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन भी प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई चुनाव नहीं जीतता और उसे मंत्री बनाना हो, तो दोस्तों आपको पता ही है कि कई बार ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जिन्होंने चुनाव जीता नहीं, हार गए, लेकिन उन्हें मंत्री बनाया गया। तो वो कब होता है? तो प्रधानमंत्री जी उसे एक कहीं ना कहीं मेंबर बनाकर, उसे छोटा सा मेंबर बनाकर संसद में कोई ना कोई स्थान देकर, और फिर उसे स्थान देकर उसे मंत्री नियुक्त करवाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसे मंत्री पद से 6 महीने में हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि संसद में किसी न किसी तरह उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है। तो योग्यता के लिए सबसे पहली बात यही कि आप ज़्यादातर चुनाव जीत के आओ। अगर नहीं आए हो तो आपको प्रधानमंत्री जी को या फिर आपकी जो पार्टी है उसे आपको किसी न किसी विभाग का या किसी न किसी तरीके संसद का मेंबर बनाना पड़ेगा। तो यह बात दोस्तों आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मंत्री के चुनाव की प्रक्रिया, मंत्री कैसे लाए जाते हैं, यह समझ में आ गया आपको, नियुक्ति समझ में आ गई मंत्री की। अब हम देखते हैं कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मंत्री से कई प्रकार से पहले हम समझते हैं कि प्रकार क्यों बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मान के चलो दोस्तों, कई सेंसिटिव चीज़ें हैं जो किसी इंपॉर्टेंट बंदे के हाथ में दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसा एक एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं कि 500 बंदे की आपके पास टीम है। ठीक है दोस्तों, और आप क्या करोगे? जो आपके 500 बंदे में से इंटेलिजेंट होगे उसे अपने साथ रखोगे ना। मान के चलो, अगर कोई कंपनी में 10,000 एम्प्लॉय हैं तो उसमें से बड़े कुछ बंदे बहुत हेड पर होते हैं, फिर उससे नीचे कुछ होते हैं, फिर उससे नीचे मैनेजर, उससे नीचे कुछ। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो जितना समझदार होता है उसे वो अपना रैंक मिलता है। तो वही चीज़ है दोस्तों कि जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, ठीक है दोस्तों, उन चुने हुए लोगों में से कुछ ही लोगों को मंत्री बनाया जाता है, और उन मंत्रियों में से कुछ को स्पेशल मंत्री बनाया जाता है। तो हर एक मंत्री के प्रकार की हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप थोड़ा मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या फिर इस रूप से समझिएगा अगर आपको थोड़ी इन सब की नॉलेज है। नहीं तो आप जैसा है उसे वैसा ही समझिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताया गया है कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मंत्रियों के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव। इन्हें मंत्री नहीं बोला जाता है, इन्हें सचिव बोला जाता है। तो आपको मैं इन सब के बारे में बता देता हूँ। कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। वे विभागों के अध्यक्ष होते हैं तथा मंत्रिमंडल इनसे मिलकर ही बनता है। मंत्रिमंडल की बैठकों में यही भाग लेते हैं और सभी निर्णय मंत्रिमंडल करता है, मंत्री परिषद नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी के टाइम में मंत्रिमंडल में कौन कौन है? तो देखिए, अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जैसे होम मिनिस्ट्री हो गई। होम मिनिस्ट्री क्या हुआ? बड़ा विभाग है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। तो होम मिनिस्ट्री, फिर उसके बाद है फॉरेन मिनिस्ट्री जो विदेश मंत्रालय है,
फिर उसके बाद में रेल मिनिस्ट्री जो रेल विभाग है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं दोस्तों, इनको बोला जाता है कैबिनेट मंत्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर देश की बहुत जिम्मेवारी है। उसके बाद में आप देखते होंगे HRD मिनिस्टर, जो ह्यूमन एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, ये सब जितने भी मिनिस्टर है दोस्तों, ये हेड की मिनिस्ट्री है, इन्हें बोला जाता है कैबिनेट। मतलब कि इनके पास बहुत सेंसिटिव चीज़ है। जैसे आप मान के चलिए इसमें आ गया सैनिक, जो उसे क्या कहते हैं, रक्षा मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। तो ये मंत्रालय कैबिनेट में जोड़ा जाता है। कैबिनेट मतलब रक्षा कोई मजाक नहीं है हमारे देश का, शिक्षा कोई मजाक नहीं है, रेलवे कोई मजाक नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बंदों को रखा जाता है। तो कैबिनेट मंत्री आप देखते होंगे बहुत चुने हुए लोगों को बनाया जाता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी बहुत समझदार लोगों को दी जाती है। तो कैबिनेट मंत्री वो मंत्री हो गया या फिर वो विभाग हो गया जो इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और इन्हीं लोगों से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है। तो याद रखना, कैबिनेट को मंत्रिमंडल भी कहते हैं, कि भाई वो मंत्रियों के हेड होते हैं। तो देखते हो गया कि अगर आप आज के टाइम में गृह मंत्री देख लीजिए हमारे, चाहे आप एजुकेशन मिनिस्टर देख लीजिए, तो ये सारे मिनिस्ट्री, जो रेलवे मिनिस्टर देखिए, ये हेड है, ये कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल है, ये प्रधानमंत्री के हमेशा आसपास रहते हैं। अब दूसरा होता है दोस्तों राज्य मंत्री, ठीक है दोस्तों। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राज्य मंत्री को किसी विभाग को स्वतंत्र रूप से देखने का अधिकार भी दिया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मंत्री की हेल्प कौन करते हैं? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का मतलब है दोस्तों कि जैसे छोटे छोटे मंत्रालय दे दिए, जैसे छोटे छोटे मंत्रालय का मतलब है कि अगर शिक्षा के अंदर कोई मंत्रालय आ रहा है, मतलब शिक्षा का मंत्रालय बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर का जो एक भाग होगा या फिर कोई विभाग होगा, वो राज्य मंत्री को दे दिया जाता है, ताकि कैबिनेट को हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर जैसे मान के लिए कृषि विभाग है, तो कृषि विभाग में जैसे कि अब खाद रिलेटेड कोई विभाग होगा, तो वो राज्य मंत्री जी को दे दिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कैबिनेट की हेल्प करते हैं। एक तो उनका काम बांट लेते हैं, और काम नहीं बांट पाते तो उनको कहीं ना कहीं वो कैबिनेट को मदद करते हैं। तो राज्य मंत्री भी कहीं ना कहीं स्पेशल हो गए। तो यहाँ पर ये बताया गया कि राज्य मंत्री को कई बार क्या होता है, कुछ स्वतंत्र चीज़ें दे दी जाती है कि आप क्या करिए, इस छोटे से विभाग को संभाल लीजिए, आप ऐसा करिए। जो यहाँ से अर्बन मिनिस्ट्री हो गई, जो मतलब कि शहरी विभाग हो गया, आप मजदूरों का ध्यान रख लीजिए। तो कई चीज़ें जो हो गई दोस्तों, उसे बोलता है राज्य मंत्री। अब होता है दोस्तों उपमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर। किसी विभाग के अध्यक्ष नहीं बनाए जाते, या मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। देखो दोस्तों, उपमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर वो होते हैं जो कुछ काम नहीं करते, वो एक तो हेल्प करेंगे। अगर बाय द वे कभी मिनिस्टर को कुछ हो जाता है, तो उस टाइम में वो कुछ समय के लिए उसे संभाल लेते हैं, फिर नए मिनिस्टर संभालने के बाद वो फिर वहीं पे असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान के चलो उपमंत्री या डिप्टी मिनिस्टर है, अब वो क्या करेंगे, पहले तो इनकी हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री की हेल्प जो करेगा वो कौन करेगा, डिप्टी मिनिस्टर करेगा। अब जैसे मान के शिक्षा मंत्री आज 10 दिन के लिए नहीं आ सकते बीमार के कारण, या तो उस टाइम में ये संभाल लेंगे। और दुर्भाग्यवश किसी भी मंत्री को कुछ हो जाता है, तो ऐसे टाइम में ये मंत्री कुछ समय के लिए संभाल लेते जब तक नया मंत्री नहीं चुना जाता। तो इतनी सी बात है। संसदीय सचिव मंत्रियों की संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सहायता करते हैं, इनका और कोई काम नहीं है। जैसे समझ लो, इनको मंत्री अपना काम इन्हें बांट देते हैं। वास्तव में मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते, और नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, इनको राष्ट्रपति भी नहीं नियुक्त करते, ये प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं कि भाई आप सही से काम करना। तो संसदीय सचिव कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं मंत्रियों की, इसके अलावा इनका कोई वहाँ पे काम नहीं है। लेकिन याद रखना दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि संसदीय सचिव, डिप्टी मिनिस्टर, राज्य मंत्री इतना अच्छा काम करते हैं कि उन्हें कैबिनेट में भी जगह दे दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी मंत्रालय या मंत्रियों को देखेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक तरह की ग्रेड है। ये फर्स्ट लेवल पे, ये सेकंड लेवल पे, ये थर्ड लेवल पे, ये फोर्थ लेवल पे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो अब तक दोस्तों हमने यह समझा है कि हम पढ़ रहे हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में हमने पढ़ा कि मंत्रियों को कैसे नियुक्त किया जाता है, संविधान में मंत्रियों के लिए क्या बात कही गई है, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली कैसे मंत्री उसकी धुरी है, कैसे हमारे देश को पूरा मंत्री विभाग चलाता है। उसके बाद में मंत्री कितने प्रकार के हैं और कितने प्रकार के उसमें क्या क्या काम करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ते हैं संसदीय सचिव मंत्रियों के। देखो दोस्तों, अब यहाँ बताएगा उप प्रधानमंत्री क्या होता है दोस्तों, उप प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, उप प्रधानमंत्री कोई पद नहीं है संविधान में, याद रखना। उप प्रधानमंत्री खुद की इच्छा होती है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वैसे दोस्तों, प्रधानमंत्री होता क्या, पहले ये बता देता हूँ।
ये वही जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैप्टन और वाइस कैप्टन जैसे हो गया कि कैप्टन का काम कैप्टन कभी नहीं आता तो वाइस कैप्टन करते हैं ना, तो वही काम है दोस्तों कि अगर प्रधानमंत्री को कुछ भी दुर्भाग्यवश या फिर कभी भी प्रधानमंत्री नहीं आ पाते तो प्रधानमंत्री उनकी जगह पर काम करते हैं और ये नहीं भी रखा जा सकता। तो जैसे हमारे देश में अभी कोई उप प्रधानमंत्री नहीं है तो ये प्रधानमंत्री की इच्छा होती है कि वो प्रधानमंत्री रखे या ना रखे। तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को राष्ट्रपति से उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कराए। तो देखो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री की इच्छा होगी, अगर वो चाहेंगे कि कोई मेरा उप प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रपति को बोल देंगे कि भाई मेरा एक प्रधानमंत्री इस व्यक्ति को बना दीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब दोस्तों हमने 1947 में आज़ादी पाई थी तो उस समय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कराया था। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह 1967 में इंदिरा गांधी जी ने मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कराया था। 1979 में मोरारजी देसाई जी ने जगजीवन राम जी को और चौधरी चरण सिंह दोनों को प्रधानमंत्री बनाया था उप प्रधानमंत्री। 1979 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने चौधरी देवीलाल जी को उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, परंतु 2004, 9, 2014, 19 में इस प्रकार का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि उप प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं और उप प्रधानमंत्री कब कब हमारे इतिहास में चुने गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि उप प्रधानमंत्री भी मंत्रिमंडल में ही कहीं ना कहीं सम्मिलित होते हैं, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई, कैसे मंत्रिमंडल चुना जाता है, कैसे मंत्रिमंडल काम करता है, मंत्रिमंडल की श्रेणियां क्या है और उप प्रधानमंत्री क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद का आकार सन 2003 में पास हुआ। संविधान के 91वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का 15% 81 से अधिक नहीं है। देखो दोस्तों, हमारे देश जो है इसके अंदर जब हम लोकसभा के चुनाव में चुनकर भेजते हैं, ठीक है, तो सारे मंत्री बन सकते नहीं, एक लिमिटेशन लगा दिए कि आप इतने ही मंत्री रखोगे, आप इतने ही मंत्री रखोगे, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं चुन सकते। तो जितने भी लोकसभा में सदस्य हैं उसका 15% 81 का जो निकलता है, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये साफ साफ कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगा, जो मंत्री सारे मंत्री मिलाकर होंगे, वो कभी भी 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पर समझ में आ गया। तो अब दोस्तों हम यहाँ तक समझ गए हैं। अब हम दो चीज़ें रहती हैं, एक तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। कई लोग इसे एक जैसा समझ लेते हैं, ये अलग अलग है। और फिर इसके बाद हमारा नॉर्मल समझना शक्ति और कार्य। तो दोस्तों यहाँ तक आपने बड़े आसान से चीज़ों को समझ लिया है। देखो दोस्तों, 1 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए मैं आपको हल्का सा ब्रेक देता हूँ या इस चीज़ से थोड़ा अलग करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं या फिर आप यहाँ तक अभी समझ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में कितना आया, आप क्या समझ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या चीज़ हम सुधार कर सकते हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वह सब चीज़ें शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे शेयर की बहुत लालसा है, मुझे फीडबैक बहुत चाहिए। तो प्लीज़ इस चीज़ में मेरी हेल्प करो। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कहीं ऐसी वीडियो जो 7-8 मिनट की होती है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग बता देते हैं, उन वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। तो मैं एक ये पहल करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ यूट्यूब पे, तो वो चीज़ देखिए कि उसमें क्या गड़बड़ आ रही है जो नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प करिए दोस्तों। तो आइए फिर से हम अपने टॉपिक पढ़ाई पर आ जाते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, परंतु व्यवहारिक रूप में इन दोनों में अंतर है, यह दोनों अलग अलग है। देखो दोस्तों, आप किसी भी पॉलिटिकल नॉलेज वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भैया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, तो वो कहेंगे एक ही तो है। लेकिन दोस्तों याद रखना, मंत्रिमंडल वो है जो इम्पोर्टेंट बंदों से मिलकर बनता है, जो कैबिनेट है, और मंत्रिमंडल के अंदर मंत्रिपरिषद आता है। ठीक है दोस्तों, और मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्रिमंडल नहीं आता। अब दोस्तों ये बता रहा हूँ, कैबिनेट के जो मंत्री है वो किसी भी मंत्री से कुछ भी पूछ सकते हैं, वो हेड है। ठीक है दोस्तों, उनके वो सबकी जिम्मेवारी ले सकते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद जो है, जो उसके नीचे के मंत्री हैं, उन सब मंत्री जो हैं
वो मंत्री परिषद है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो अपना काम करेंगे। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में इतना ही अंतर है। आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि जैसे हमारे फादर हैं, हमारे फादर हमसे पूछ सकते हैं ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हम अपने फादर से पूछ सकते हैं आप ये काम क्यों कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक तरह से मैं एक बताना चाह रहा हूँ, वैसे आज के टाइम में तो बहुत खुला ज़माना हो गया, पूछ भी लेते हैं, लेकिन मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है मंत्रिमंडल में केवल पहली श्रेणी फर्स्ट ग्रेड जो मैंने आपको बताया था मंत्री शामिल होते हैं। संस्थाएं प्राय 20 से 30 सदस्य होते हैं। तो आपको पता है टोटल मंत्री 80 चुने जाते हैं, उसमें से कैबिनेट 20 से 30 ही मंत्री होते हैं। इसके विपरीत मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें 3 प्रकार के मंत्री संसदीय सचिव शामिल होते हैं, जिनकी संख्या प्राय 30 से लेकर 80 हो सकती है। तो मतलब मंत्री परिषद में हर कोई आ गया। इस प्रकार मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का एक भाग है। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्री परिषद के भी सदस्य होते हैं, परंतु मंत्री परिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। तो मतलब जितने भी उप मंत्री हो गए, जितने भी आपके संसदीय सचिव हो गए, वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन कैबिनेट इन सब का हिस्सा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मंत्रिमंडल एक अपने आप में सारा मंत्रिमंडल आ जाता है, लेकिन मंत्री परिषद में कैबिनेट को छोड़कर सब आता है। तो इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद में सभी छोटे बड़े मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, मंत्री परिषद में कैबिनेट वाले भी शामिल होते हैं, उससे नीचे वाले, उससे नीचे सभी शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल महत्वपूर्ण मंत्री शामिल होते हैं, हेड होते हैं। तो मंत्रिमंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी देखना प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से कम बात करेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल से ज़्यादा बात करते हैं। तो मंत्रिमंडल समझ लीजिए एक तरह से ग्रह के आसपास जो ग्रह हैं वो मंत्रिमंडल हो गए, जो दूर ग्रह हैं वो मंत्री परिषद हो गए। मंत्री परिषद में तो सभी आ जाते हैं। तो मंत्री परिषद का ऐसा समझ लीजिए कि पूरा जो ग्रह है वो मंत्री परिषद है, लेकिन जो मंत्रिमंडल है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। समझ गए दोस्तों, मंत्री परिषद में सभी छोटे बड़े मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में ये तभी हमें बता दिया शायद। मंत्री परिषद की बैठक बहुत कम होती है, तो सारे मंत्री कभी भी मीटिंग बहुत कम होगी, लेकिन मंत्रिमंडल सप्ताह में प्राय एक बार अवश्य होती है, या आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल की बैठक किसी भी समय हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, अभी अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो जब हमारे देश पर चीन से लेकर काफ़ी तनातनी हुई थी, जब हम सब ये सोच रहे थे कि बैन करे ना करे, तो ऐसे टाइम में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के बिल्कुल कभी भी उसको रात के 3-4 बजे भी या 2 बजे 1 बजे भी आप देखते हो मंत्रिमंडल की मीटिंग लग जाती है। ठीक है दोस्तों, वो कहीं घर पर कहीं भी हो सकती है वो मीटिंग। तो मंत्रिमंडल का सीधा काम होता है कि वो काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। मंत्री परिषद में सभी आते हैं तो उनकी मीटिंग बहुत कम होती है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। तो देखो दोस्तों, जितने भी बड़े फैसले होते हैं, जैसे आज के टाइम में देख लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये सब हो, तो ये मंत्रिमंडल है, ये बड़े बड़े काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे हमारे देश में लॉकडाउन के तहत में अनाज बांटने की जो ये थी, तो ये मंत्रिमंडल के द्वारा फैसला लिया गया था, इसमें मंत्री परिषद शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में मेरे हिसाब से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार संविधान में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि मंत्रिमंडल को। सारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द कहीं नहीं दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे तो संविधान में मंत्री परिषद है, लेकिन मंत्रिमंडल खुद की बनाई हुई चीज़ है। मतलब मंत्रिमंडल सरकार खुद ही बनाती है, उसे मेन मानती है, उस तरीके से काम करती है। तो संविधान मंत्रिमंडल को कम मानता है, संविधान सभी मंत्री को परिषद के रूप में जानता है। तो देखिए दोस्तों, अब ऊपर से एक बार हम फिर से अपनी चीज़ों को रिआइटरेट कर लेते हैं या रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं मंत्रिमंडल के बारे में, और मंत्रिमंडल में दोस्तों हमने पढ़ा कि मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है, मंत्रिमंडल आखिर है क्या है, राष्ट्रपति किस प्रकार से मंत्रिमंडल से ही काम पूछ कर करता है, मंत्रिमंडल ही हमारे देश को चला रहे हैं, मंत्रिमंडल की कितनी श्रेणियां हैं, मंत्रिमंडल की श्रेणियों के बाद हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री भी कई बार चुने जाते हैं, मंत्रिपरिषद का आकार कि सिर्फ 15% ही लोकसभा के सदस्य मंत्री बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। लेकिन जिस मंत्रिमंडल को हम मेन मान रहे हैं उसे संविधान में नहीं कहा गया। संविधान में तो मंत्री परिषद की बात हुई है, जिसमें सभी मंत्री शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना है। अगर कल हुए आप मंत्री बन गए दोस्तों, तो आपका टाइम कितने, मतलब कि आप कितने समय तक के लिए काम करेंगे या कितने दिन के लिए आप चुने गए हैं।
तो मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। संविधान में कहा गया है कि वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जब तक राष्ट्रपति ने उन्हें चुना है तब तक। राष्ट्रपति को अगर प्रधानमंत्री जी कल कहेंगे कि इस मंत्री को इस पद से हटा दीजिए, तो 5 साल, 2 साल, 1 महीने, आधे दिन में भी बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वास्तव में वो उस समय तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक लोकसभा का बहुमत उनके साथ है। यदि लोकसभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कर दे तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। देखो दोस्तों, अगर सरकार गठबंधन की चल रही है और एक, मान के चलो कई पार्टी मिलकर एक सरकार बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये कई पार्टियां हैं, सॉरी ये रहा, हाँ ये कई पार्टियां हैं दोस्तों, और ये कई सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब सरकार बनी और इस सरकार ने सबको मंत्री चुना। अब इन मंत्रियों ने क्या करा, सॉरी इस पार्टियों ने क्या करा कि हम मंत्री नहीं चाहते, तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो मंत्रिमंडल अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 1999 में लोकसभा में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया था, तो प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था, उसके साथ ही मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। तो 1999 में हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी के अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था, और वो समय से पहले ही अपने प्रधानमंत्री पद से हट गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो उस टाइम में मंत्री बने थे वो भी उसी समय समाप्त हो गए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको प्रधानमंत्री जी ने आज मंत्री बनाया तो कल वो आपको हटाकर दूसरे को मंत्री बना देंगे, या फिर आपको हटा भी सकते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी जब तक चाहें तब तक आपको मंत्री बना सकते हैं, राष्ट्रपति को कहकर। तो यहाँ पर आपको दोस्तों समझ में आ गया। तो एक एक चीज़ आप दोस्तों अब समझ गए कि मतलब कि मंत्रिमंडल क्या है, इसके संविधान में क्या है, कैसे कितने प्रकार के मंत्रिमंडल है और कैसे ये काम करते हैं। अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें मुख्य चीज़ पढ़नी कि आखिर ये मंत्री की इतनी बात हो रही है तो ये मंत्री की शक्तियाँ क्या है, ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों मेन हमारे लिए यही है। तो अब इन पॉइंटों को हम पढ़ लेंगे, हम देखेंगे कि मंत्री जी की शक्तियाँ क्या क्या है, क्यों मंत्री जी को बड़े सम्मान से बोला जाता है, मंत्री की ऐसी क्या खासियत है। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरे को बचपन की बात याद आ रही है या हमने खेला हुआ था, तो हम क्या करते थे कि एक राजा होता था, मंत्री होता था, चोर होता था, सिपाही होता था। तो हम खेलते थे, तो मंत्री को आप देखते हो कि सबसे ऊपर राजा होता था, फिर मंत्री, फिर सिपाही और फिर चोर, है ना दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, जो मंत्री जो है शुरू से ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि मंत्रिपरिषद की शक्ति तथा कार्य। मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका। देखो दोस्तों, मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल है, याद रखना। तो मंत्री कहीं ना कहीं कार्यपालिका, वही काम करते हैं। एजुकेशन को वो संभाल रहे हैं, एजुकेशन का, तो हर एक विभाग का कोई ना कोई मंत्री है। अगर आप देखोगे तो ये पूछोगे कि भाई ये पुलिस किस विभाग में आती है, तो आपको पता चलेगा ये गृह मंत्री के अंदर आ रही है। ये विदेश किसके मामले में आ रहा है, तो विदेश मंत्रालय का होने वाला है। शिक्षा किसके मामले में, तो आप हर एक चीज़ का देखिए, कोशिश करा करिए कि भाई किसका कौन सा मंत्रालय, कौन किसके मंत्रालय में आ रहा है, इसका मंत्री कौन है, तो आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बताया गया है कि मंत्रिपरिषद देश का वास्तविक कार्यपालिका, इस देश को वास्तविक असली में मंत्री चलाते हैं और महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। इसके लिए इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है, और ये शक्तियाँ या इनके कार्य हैं। अगर आप शक्ति के रूप में देखो शक्ति है, और दूसरा कार्य के रूप में देखो तो कार्य है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना। राष्ट्र मतलब पूरे देश के लिए एक नीति बनाना, इस देश का निर्माण करना। मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका होने के कारण राष्ट्रीय नीति का निर्माण करती है। राष्ट्रीय नीति का मतलब कि राष्ट्र को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसके वो निम्नलिखित कार्य करते हैं। तो राष्ट्र नीति में क्या आता है दोस्तों, तो आता है समाज का कल्याण करना, सरकार का कार्य निश्चित करना, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, इन विषय पर सोचना, देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उपाय सोचना, विदेशों में संबंध स्थापित करना, युद्ध शांति स्थापित करना, समुचित पद उठाना, देश के लिए घरेलू विदेश नीति निर्धारित करना, विदेशों से संधियाँ समझौते करना। तो देखो दोस्तों, ये काम है मंत्रियों के कि पहला समाज का कल्याण हो, समाज अच्छा बने, समाज रहने योग्य हो, इसमें जो भी रहे तो उसे लगे हाँ हमारा एक स्टैंडर्ड है, हम एक लिविंग जी रहे हैं ज़िंदगी। शांति व्यवस्था रहे, अशांति न रहे देश में, यहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ दंगे हो गए, ये नहीं रहे, ये काम मंत्रियों का है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, राजनीति में सुधार हो, राजनीति में कोई फ़ायदा ना उठाए, समाज सही से चले, समाज में कोई किसी को परेशान ना करे, आर्थिक में सब पैसे सबके पास हो, कोई भूखे ना मर रहा हो, यह सब चीज़ें बताई गई है। विदेशों से संबंध स्थापित करना, अमेरिका से संबंध स्थापित करना, रूस से संबंध स्थापित करना, पड़ोस से संबंध स्थापित करना, ये सब किसके काम है,
मंत्रियों के। ठीक है दोस्तों, युद्ध तथा शांति स्थापित करने के लिए समुचित पद उठाना। अगर युद्ध की कोई स्थिति बन रही है तो उसके लिए भी युद्ध का काम भी मंत्री संभालेंगे। शांति की बात है तो वो भी मंत्री संभालेंगे। देश के लिए घरेलू तथा विदेश नीति निर्धारित करना। तो देखो दोस्तों, अभी हमारे जो चाइना से लड़ाई थी तो एस जयशंकर जो है, जो हमारे जो मंत्री हैं, उन्होंने शांति के लिए करी बात थी। तो यहाँ पर हर एक मंत्री इस तरीके से देखते हैं। देश के लिए घरेलू तथा विदेश नीति निर्धारित करना कि घर में कौन सी नीति रहेगी देश के अंदर जो सही देश को बना के रखेगी, कौन से विदेश नीति जिससे हमारे संबंध बढ़िया रहेंगे। तो यह सब काम दोस्तों किसके हैं, तो हमारे मंत्रियों के, मंत्री परिषद के। तो राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना पहला काम है मंत्रियों का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बोला गया है प्रशासकीय कार्य। प्रशासकीय कार्य मतलब कि प्रशासन चलाना, समाज देश को सही से चलाना। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रशासन चलाने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति को सौंपा गया है, लेकिन यह सैद्धांतिक है, सिर्फ नाम मात्र है कि राष्ट्रपति इसे करते हैं। वास्तव में तो कार्यपालिका मंत्रिमंडल के हाथों में, मंत्रीगण विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, और वे अपने अपने विभागों का संचालन करते हैं। तो देखो दोस्तों, पूरा देश ये है, पूरे देश में अलग अलग चीज़ें हैं, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, हर एक चीज़ अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो जो कानून मंत्री होंगे वो न्याय व्यवस्था को देखेंगे, जो गृह मंत्री होंगे वो देखेंगे, रक्षा मंत्रालय रक्षा को देखेंगे। तो हर एक मंत्रालय ने अपना काम बांटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति इन सब के हेड है, लेकिन वास्तव में इनका काम कौन कर रहा है, मंत्री लोग कर रहे हैं। तो मंत्रीगण विभागों के अध्यक्ष होते हैं, वो अपने अपने विभागों का संचालन कर रहे हैं, उनके कार्य और नीतियों की देखभाल करते हैं। मंत्री का कार्य होता है देखिए कि इन विभागों का कार्य सही से चल रहा है कि नहीं, इन विभागों के कर्मचारी मंत्री की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं कि नहीं। तो देखो दोस्तों, अगर देश में कहा गया है, ठीक है दोस्तों, अगर मंत्री ने यह कहा है कि शिक्षा फ्री है और स्कूल पैसे ले सकता है फिर आपसे, नहीं ले सकता। अगर मान के चलो कोई भी चीज़ अगर मान के चलो आज के टाइम में जैसे कि अनाज फ्री मिल रहा है लोगों को, जैसे कि बताया गया है, तो कोई अनाज के पैसे ले सकता है उस फ्री वाले व्यक्ति से, नहीं। तो ये काम कौन देखेगा कि ले रहा है कि नहीं, तो ये मंत्री देखेंगे। तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे लिखा होता है कि आप से अगर कोई पैसे मांग रहा है तो आप इसको करिए, शिकायत करिए, उसके मंत्रालय को शिकायत करिए, इस मंत्रालय में भेज दिए। तो कई बार मंत्रालय को भी टैग कर देते हैं लोग, उन्हें बताते थे। तो जैसे दोस्तों विदेश में कोई दिक्कत होती थी तो हमारी जो पहले विदेश मंत्रालय की जो हेड थी, जो सुषमा स्वराज जी, जो अब नहीं रही, वो लोग उन्हें सीधा टैग कर देते थे और वो सीधा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती थी। तो इसका मतलब क्या है, वो मंत्री जो है, जो उस विभाग के मंत्री है, उसका ध्यान रखते हैं सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। अगर बाहर हमारे विदेश में कोई मंत्री बंदा फंसा होता था या कोई दिक्कत होती थी तो वो उसका सीधा संज्ञान लेती थी। तो यहाँ पर मंत्री जो है मेन रूप से काम करते थे। राष्ट्रपति जी से पूछना पड़ेगा, लेकिन संभाल कौन रहा है, मंत्री। तो मंत्रिमंडल ही सरकार की नीतियों को लागू करते हैं। सरकार जो भी कानून बनाती है मंत्री उसे लागू करते हैं। वो सारे चीज़ों को एक सूत्र में, मतलब कि नीति जो प्लान आया, पहले देखो ऊपर से एक प्लान आया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति से लागू किया, मंत्री के पास गया, मंत्री ने उसे अपने लागू करवाया, फिर मंत्री ने देखा कि वो काम सही से चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मंत्रिमंडल के पास बहुत बड़ा काम है। मंत्रिमंडल ही सरकार की नीतियों को लागू करता है। इस दृष्टि में विभिन्न विभागों को एक सूत्र में बांधे रखता है। ये देखता है कि किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न ना हो। मंत्रिमंडल युद्ध शांति के प्रश्नों का निर्णय करता है। अध्यादेश की शक्ति के कारण मंत्रिपरिषद के अधिकारों में और वृद्धि होती है। अध्यादेश को जारी करने की शक्ति वैसे तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उसका प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में बात करी थी कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश ला सकते हैं, मतलब कि कोई कानून जो देश के लिए बहुत ज़रूरी हो तो राष्ट्रपति जी उसे बना सकते हैं। लेकिन वो जब कानून बनाएंगे तो उसे चालू कौन करवाएगा, मंत्रिमंडल। तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के पास बहुत सारे काम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने एक एक करके समझ लीजिए कि मंत्रिमंडल की शक्ति क्या है। राष्ट्र नीति निर्माण करना, देश को अच्छा बनाना, प्रशासनिक कार्य जो भी है, जहाँ भी जो काम है जिस मंत्री को मिला है वो उसे सही से संभालना पड़ता है। अब पढ़ते दोस्तों वैधानिक कार्य। वैधानिक मतलब होता है कानून बनाना। मुख्यतः कानून बनाना संसद का कार्य है, परंतु व्यवहार में क्षेत्र में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुसंख्यक दल महत्वपूर्ण नेताओं की संस्था होने के कारण संसद में प्रस्तुत किए गए विधेयक इसकी इच्छानुसार स्वीकार अथवा अस्वीकार किए थे। वास्तव में 90% विधेयक संसद में मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा ही पेश किए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर कोई भी कानून होगा वो उस मंत्री के द्वारा ज़्यादातर 90% पेश किया जाता है। 10% ही ऐसा होता है कि कोई और उसे पेश करे। ऐसे विधेयक संसद में तभी पास हो सकते हैं जब उन्हें मंत्रिपरिषद का समर्थन प्राप्त हो। धन संबंधी विधेयक तो केवल मंत्री द्वारा ही लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने को भी सिफारिश कर सकता है। तो देखो दोस्तों, पहले हम इस भाग को समझते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आपको पता हो GST, ठीक है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शायद यही नाम है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो था वो उस टाइम में अरुण जेटली जी क्या थे, तो उस टाइम में अरुण जेटली जी
उसके वित्त मंत्रालय में थे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब उन्होंने अपने से जुड़ा एक विधायक रखा और वो पास हो गया, वो कानून बन गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि जो मंत्री होता है वही अपने उसको कानून के लिए रखता है, लेकिन कई बार 10% और व्यक्ति भी रख देते हैं तो वो भी कानून बन जाता है। तो कहीं ना कहीं मंत्री जो हैं मुख्य रूप से कानून जिस विभाग में बनाते हैं तो वो भी हेल्प करते हैं कानून बनाने में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मंत्रिपरिषद को समर्थन प्राप्त हो धन संबंधी विधेयक तो केवल मंत्री द्वारा ही लोकसभा में पेश किया जाता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर लोकसभा भंग करनी हो, अगर सारे मंत्री बोल देते हैं कि भाई लोकसभा भंग कर दी जाए, तो वो प्रधानमंत्री को बता देता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बता देता है, तो वहाँ से लोकसभा भी भंग कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, वित्तीय कार्य मतलब पैसे से कार्य। संवैधानिक रूप से संसद राष्ट्र के धन का संरक्षिका है। तो देखो दोस्तों, संसद का काम क्या है, देश के धन को बचा के रखना। इसकी स्वीकृति के बिना ना कोई टैक्स लगाया जा सकता, ना कोई खर्चा किया जा सकता है। व्यवहार में संसद की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के इच्छानुसार होता है। मंत्री लोकसभा में विधेयक पेश कर सकते हैं। राज्य की वार्षिक आय तथा व्यय का अनुमान वित्त मंत्री द्वारा तैयार किए जाने के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो इस देश में पैसा कौन लेता है सरकार से, मतलब जो इस देश में जितना भी सरकार का पैसा वो कौन लेता है, वित्त मंत्री। कैसे, बजट दिखाई, ये साल भर हमारा ये खर्चा है, तो वो कौन, मंत्री तो ले रहा है, प्रधानमंत्री थोड़ा ना मांग रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बजट के रूप में हम सरकार से पैसे लेते हैं और सरकार को पैसे देते हैं। ठीक है दोस्तों, बजट के माध्यम से कैबिनेट नए कर लगाने अथवा पुराने लगे करों को बढ़ाने, घटाने, समाप्त करने प्रस्ताव को भी संसद के सम्मुख करती है। कैबिनेट द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव की सदैव संसद में स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कैबिनेट को संसद में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त होता है। अगर कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित किसी धन विधेयक अथवा बजट को संसद निरस्त कर दे तो कैबिनेट इसे अपने विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव समझती है, त्याग पत्र दे सकती है, परंतु उसके साथ ही राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की सलाह भी दे सकती है। देखो दोस्तों, मैं पढ़ता चला गया, आपको शायद उतना समझ में ना आया हो, लेकिन मैं समझाता हूँ। वित्तीय कार्य मतलब होता है पैसों से जुड़ा। अगर कोई टैक्स लगाना है, कोई टैक्स हटाना है, कोई नया कानून लाना है, कोई सरकार से खर्च मांगना है, तो ये सब काम कौन करता है, मंत्रालय करता है। यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई कैबिनेट द्वारा पेश किए प्रस्ताव के सदैव संसद में स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, तो जो भी कैबिनेट कहता है कि मुझे ये पैसा चाहिए वगैरह वगैरह, वो पास हो जाता है कि हाँ मिल जाएगा। लेकिन बहुमत दल को समर्थन प्राप्त अगर कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव किसी धन विधेयक या बजट को संसद निरस्त कर दे, अगर वो पास ना हो तो कैबिनेट अविश्वास प्रस्ताव समझती है। वो समझती है कि भाई अब अगर मान के जो सरकार ने साल भर का पैसा मांगा वो नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, सरकार के रहने का फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा कि भाई हमें विश्वास। ये जब होता है, देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ एक बड़े सिंपल तरीके से। ये मतलब कि क्या कहते हैं इसे, जो मंत्रालय है अपना हेड मंत्रालय, जिसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट जो वित्त मंत्री है उसने रखा कि भाई हमें ये खर्चा चाहिए। ठीक है, अब इस पर साइन जो संसद जितने भी वहाँ के उसके जो पार्टी के लोग होंगे वो करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि वो पास नहीं होगा। वो पास नहीं होगा तो उसका मतलब क्या है, वो सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे। सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे तो क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है कि हम इस प्रधानमंत्री पे या फिर हम अब सरकार नहीं चलाना चाहते। तो ऐसे में मंत्री क्या कहेगा कि भाई इस जो ये मंत्रालय है इसे भंग कर दो, मतलब जो अभी लोकसभा चल रही है इसे भंग कर दो, नई इलेक्शन करवाओ या नया प्रधानमंत्री चुनो या नई सरकार बनाओ। तो यहाँ पर यही बताया गया कि सरकार वित्तीय कार्य यही करती है। अगर वित्तीय विभाग पास नहीं होता, कोई सरकार से बिल जो बजट पास नहीं होता, अगर उसके लोग ही नहीं करते, तो उसका मतलब होता है कि वो वहाँ पर सरकार रुक गई है या फिर वो भंग हो जाती है लोकसभा। विभागों में तालमेल। मंत्रिमंडल का मुख्य कार्य राष्ट्रीय प्रशासन का कुशलतापूर्वक संचालन करना। इसकी पूर्ति के सभी विभागों पारस्परिक समस्याओं को समझाने का प्रयत्न करते हैं, उनके कार्य को समन्वय करते हैं। विभागों के पारस्परिक झगड़े मंत्रिमंडल के समक्ष आते हैं तथा यह उनका निर्णय करते हैं। विभिन्न विभागों उत्तरदायित्व निश्चय करते हैं, उनके कार्यों का निरीक्षण करते हैं। तो देखो दोस्तों, मंत्रालयों के आपस में एक तालमेल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो यहाँ पर रोड बननी है तो ये सड़क तथा परिवहन मंत्रालय के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब सड़क बन रही है, वहाँ पर साइड में कोई बिजनेस चलना चाहिए, यहाँ पर बिजनेस के लिए कोई प्लान चल रहा है, तो यहाँ पर वाणिज्य जो मंत्रालय होगा, ठीक है दोस्तों, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। ऐसे कई तरीके से कई बार मंत्रालयों को आपसी तालमेल की ज़रूरत होती है। इसके बाद दोस्तों वो अपने झगड़े को आपस में निपटाते हैं कि इस झगड़े को हम ख़त्म करें। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, विभागों में तालमेल, इस विभाग में तालमेल होना चाहिए। अगर नहीं होता तो उसका निरीक्षण किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो शक्तियाँ एक बार फिर आप देख लीजिए कि क्या क्या मंत्री कर सकते हैं। तो मंत्री एक तो काम कर सकते हैं राष्ट्रीय नीति का निर्माण, दूसरा प्रशासनिक कार्य, तीसरा वैधानिक कार्य, चौथा वित्तीय कार्य। अब विभागों में तालमेल। विदेशी संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल है, विदेश नीति का निर्माण करता है और विदेश
संबंधों का संचालन करता है। अन्य देशों में जाने वाले राजदूत अन्य प्रतिनिधि की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करता है। अन्य देशों के साथ संधि समझौता करना, युद्ध शांति स्थापित करना आदि विषय पर भी मंत्रिमंडल ही कार्य का निरीक्षण करती है। तो देखो दोस्तों, ये हमारे देश से कोई भी जो राजदूत भेजा जाता है, जो उस देश के लिए प्रस्ताव लेके जाता है, उस देश में हमारी बात रखता है, वो राष्ट्रपति जी भेजते हैं। लेकिन वो किससे पूछकर भेजते हैं? हमारे मंत्रिमंडल से। तो यहाँ पर ये बताया गया कि विदेशी संबंधों का संचालन भी मंत्रिमंडल ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह सब काम राष्ट्रपति के थ्रू होता है, लेकिन काम मंत्रिमंडल ही करता है। नियुक्तियों पर नियंत्रण, संविधान द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है, परंतु मंत्रिमंडल के परामर्श से गवर्नर, राजदूत, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्य, वित्त आयोग, चुनाव आयोग आदि के सदस्यों को नियुक्त करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जी को सलाह दी जाती है कि आप इनको किसी को भी इनको इस चीज़ पर नियुक्त करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़े बड़े पद है। यूपीएससी के जो बड़े हेड हो गए, गवर्नर, राजदूत हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो गए। तो दोस्तों, ये जितने भी आयोग है, ये कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री को बताते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति इन आधारों पर उन्हें चुनते हैं। तो बड़ी बड़ी नियुक्ति भी कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि बड़ी बड़ी जो नियुक्तियाँ हैं वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा होती हैं। जांच पड़ताल समितियां, मंत्रिमंडल के भूतपूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री तथा अन्य उच्च अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच पड़ताल करने के लिए जांच पड़ताल समितियां नियुक्त करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में अप्रैल 1970 में मंत्रिमंडल ने आपातकाल स्थिति के दौरान की गई जातीय अत्याचारों की मांग करने के लिए एक आयोग की स्थापना करी। तो देखो दोस्तों, कई बार आयोग भी बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक आयोग बनाया जाता है कि भाई ये आयोग बनाया जाए कि ये महंगाई देखे कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, किस हिसाब से लोगों की सैलरी में परिवर्तन आना चाहिए। तो ऐसे कई आयोग बनाए जाते हैं कि भाई कैसे काम कर रहे हैं। जैसे कई बार पिछली बार कोई गड़बड़ हो गई, जैसे कि आपातकालीन शक्ति लगी थी, आपातकाल लगा था हमारे देश में। तो उसके बाद जो सरकार आई थी, उसने एक पड़ताल के लिए मीटिंग, जांच करने के लिए एक कमेटी गठन की, समिति गठन की, कि ये पता लगाएगी कि इमरजेंसी में किस किस के साथ गलत हुआ। तो कहीं ना कहीं मंत्रियों के पास ये भी पावर है कि वो किसी खास चीज़ के लिए एक कमेटी बना सकते हैं, उसे बोल सकते हैं कि आप इसके बारे में पता लगाइए कि क्या क्या हुआ था। संकटकालीन घोषणा, संविधान के 44वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति संकटकालीन घोषणा केवल उसी समय कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से उसे ऐसा करने को परामर्श दे। तो देखो दोस्तों, अगर कभी भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या होगा? वो लगेगी 352 के अंतर्गत। वो राष्ट्रपति जी लगाते हैं कि देश में अगर कोई आंतरिक या बाहरी गड़बड़ हो गई तो उस टाइम में क्या लगता है दोस्तों? इमरजेंसी लगती है। लेकिन वो इमरजेंसी भी मंत्रिमंडल द्वारा पूछ के लगाई जाती है। तो मंत्रिमंडल लिखित रूप में एक प्रूफ के रूप में, लिखित रूप में देगी कि भाई हाँ, ये लग जाना चाहिए, तो वो लग जाता है। तो मंत्रिमंडल की शक्ति और अधिकारों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह देश में प्रशासकीय तथा राजनीतिक सत्ता का उच्चतम केंद्र है। 26 जून 1975 को पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करी थी। तो देखिए दोस्तों, जो इमरजेंसी लगी थी उस टाइम में इस तरीके से इमरजेंसी लगी थी। कानूनों को लागू करना, व्यवस्था बनाए रखना। कानून को तब तक कोई महत्व नहीं जब तक उसे लागू ना किया जाए। कानून को सख्ती अथवा नरमी में लागू करना मंत्रिमंडल पर निर्भर करता है। देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना मंत्रिमंडल का कार्य है। ये देश के किसी भाग में आंदोलन हो, दंगा फसाद हो, लड़ाई झगड़े हो, वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करना मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया कि कोई भी कानून, कोई भी पॉलिसी हमारे देश में बन जाती है तो वो बेकार है बनी हुई, उसे लागू कौन करेगा? तो मंत्री। तो मंत्री के हाथ में ही कहीं ना कहीं सारी पावर हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, लेकिन अगर आप मेन देखेंगे तो इस देश को मंत्री ही चला रहे हैं। मंत्रियों के हेड प्रधानमंत्री, इसलिए प्रधानमंत्री भी बहुत पावर है। तो दोस्तों, आइए एक बार गो थ्रू थोड़ा पीछे से होकर समझ लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों, एक एक लाइन या एक बड़ा 1 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। मंत्रिमंडल कैसे चुना जाता है, मंत्रिमंडल कैसे काम करता है, कितने प्रकार के मंत्री हैं, मंत्री में किस तरीके से मंत्री हो सकते हैं, किस तरीके से मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल क्या है, मंत्री की शक्ति क्या है, किस तरीके से उसका मेन रूप से मंत्री ही सारी चीज़ें करता है, यह सब चीज़ें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब अगली वीडियो हम प्रधानमंत्री जी पे बनाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें और अपना ध्यान रखें इस महामारी के समय। और दोस्तों, हर चीज़ से बच कर रहे, आसपास ध्यान रखें, पहले अपनी सुरक्षा करें और दूसरों की मदद करने की कोशिश भी करें। जय हिंद,
भारत माता की जय, वंदे मातरम।